श्वसन जीव विज्ञान 10वां का ये दूसरा अध्याय है। श्वसन जीव विज्ञान 10वां का ये दूसरा अध्याय श्वसन है। इसको रिस्पिरेशन भी आप बोलते हैं। श्वसन रिस्पिरेशन, इसमें सांस लेने के बाद शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन होता है। तो उसको सम्मिलित रूप से श्वसन कह सकते हैं। इसमें वायवीय श्वसन और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय। वायवीय मीन्स होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो वो वायवीय श्वसन कहेंगे, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हुआ तो अवायवीय श्वसन कहेंगे। अब इसमें आता है बृहत रूप से हम लोग किसका बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। उसके बाद आप बोलिए, बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे है ना ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब श्वसन आप देखिए, श्वसन बृहत रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखिए, श्वसन जो होता है वो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। लेकिन उसमें ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में? एटीपी के। तो एटीपी का फुल फॉर्म को पूछता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बोलिए आप लोग कस के, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी हुआ। अब एटीपी उसको करेंसी ऑफ है ना एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी भी उसको आप बोल सकते हैं, है ना। वो इनवर्स में सभी जगह ऊर्जा का रूप एटीपी के रूप में उत्पादन होता है। अब देखिए, ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। उसमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिल करके वो जलने के बाद वह 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 6 गो पानी और बहुत सारे ऊर्जा बना करके हमारे शरीर में गर्मी को पैदा करता है। श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर, है ना, ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तथा इसका उपयोग कोशिका ईंधन ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करने में, किसको करने में? ऑक्सीकरण करने में, और विशिष्ट एंजाइम को सम्मिलित करके एटीपी का उत्पादन होता है। क्या कहता है? एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिकाओं को शरीर से क्या होता है? बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? बाहरी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। समझो बात को, ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं। जो हम लोग ग्लूकोज खाए उसको ऑक्सीकरण करने का काम करता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकला और ढेर सारी ऊर्जा निकला, है ना। ढेर सारी ऊर्जा निकला और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर उसको बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब देखिए, ग्लूकोज, हम लोग ग्लूकोज हुए तो ग्लूकोज को 3 प्रकार से श्वसन उसमें देखिए आप लोग। ग्लूकोज का 3, पहले ग्लूकोज मिलेगा, टूटेगा तो पायरुवेट के रूप में टूटेगा। किसके रूप में? पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन का मोलिक्यूल होता है। क्या कार्बन का मोलिक्यूल होता है? 3 कार्बन। अब पायरुवेट है, उसमें अगर ऑक्सीजन को मिला तो ऑक्सीजन पूरे भरपूर मिला तो उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। ग्लूकोज वाला पहले पायरुवेट में, अब पायरुवेट में पूरा ऑक्सीजन दीजिए, वातावरण से खूब ऑक्सीजन उसको मिला, तो खूब ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा, जल और ऊर्जा में बदलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में मिलेगा। देखिए, ग्लूकोज C6H
12O6। ये किस में बदला? पायरुवेट में। किसका? पायरुवेट में बदला। के कार्बन का है? 3 कार्बन का। क्या कार्बन का? 3 कार्बन का। ये तो पहले बन गया। अब इसमें ऑक्सीजन अच्छा से मिल रहा है। क्या मिला? O2 खूब मिला। तब बनाइए CO2। किसमें मिला? CO2 में बदलेगा और जल में बदलेगा और ऊर्जा में मिलेगा। अच्छा ऊर्जा निकलेगा इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब है कि मान लिया कि आप दौड़ते दौड़ते कभी थक जाते हैं, तो थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं प्रश्न आता है। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गया और क्या बना देता है? लैक्टिक अम्ल बना देता है। क्या बना दिया? लैक्टिक अम्ल बना देता है और हम थकान अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? थकान। तो ये भी हो गया अवायवीय श्वसन। कौन श्वसन? अवायवीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, अवायवीय श्वसन हुआ। अवायवीय श्वसन। एक चीज और देखे होंगे, ताड़ी कभी पिए हैं? नहीं पिए हैं। तो ताड़ी देखे होंगे, लबनी में ताड़ी रहता है ऊपर में टांगल, उसमें फेन रहता है। तब फेन रहता है कहा है? तो ईस्ट, ग्लूकोज में ईस्ट मिल गया। किस में मिल गया? ईस्ट। जब ग्लूकोज में ईस्ट मिल जाता है ना, बाई EST ईस्ट। ईस्ट एगो उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक ना। अब वो बन जाएगा कौन सी? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। यही और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? C2H5OH और इथाइल अल्कोहल बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले छोड़ेगा जिससे फेन बनता है, और ये अल्कोहल बना दिया। यही नशा का काम करता है। तो ये भी होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो ये भी हुआ अवायवीय। ये भी क्या हुआ? अवायवीय श्वसन हुआ। ये भी क्या हुआ? अवायवीय श्वसन हुआ। अब आप समझ गए, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में। पायरुवेट के कार्बन का मोलकूल? 3 कार्बन का मोलकूल। अब उसको ऑक्सीजन ढेरे मिल रहा है सड़ासड़, तब बन गया क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकला। अगर आप दौड़ रहे हैं और सांस लेने में कम में ले लिए थोड़ा सा, तो क्या बनेगा? आपका पैर और दर्द कर रहेगा और थक जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, है ना। वो कभी कभी बहुत कड़ा भी हो सकता है और दर्द बहुत बीमारी का भी कारण हो सकता है। कभी कभी अगर दौड़ते दौड़ते एकाएक रुक जाइएगा तो, है ना, दर्द कर लेगा। तो दौड़ते दौड़ते एकाएक नहीं रुकना चाहिए, लंबा लंबा सांस लेके धीरे धीरे रुकना चाहिए। तो वो भी अवायवीय श्वसन हुआ। एगो ये भी अवायवीय श्वसन। ग्लूकोज को आप देखे होंगे ताड़ी के रूप में, सिंपल रूप में, या नाली वगैरह फेनाते रहता है ना, बुलबुल्ला छोड़ते रहता है ना, उसमें भी यही रिएक्शन होता है। ठीक है। अब दही है जो फनफना जाता है 3-4 दिन के बाद में, है ना, तो दही वगैरह ज्यादा 2-4 दिन का हो जाएगा, तो उसमें भी इथाइल अल्कोहल बनना हो जाएगा। ग्लूकोज रहेगा जो, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, हाँ, है ना, इथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। इसमें किसकी में मिलता है? ईस्ट जैमेज, है ना, जैमेज को मिलता है, जैमेज मिल जाता है और बनता है। क्या कहता है? इसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। अब पूछेगा किण्वन किसे कहता है? तो ग्लूकोज पायरुवेट में मिलता है। पायरुवेट है जो कि अवायवीय श्वसन ईस्ट की उपस्थिति में इथेनॉल बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। आप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना और ऊर्जा बनता है, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान कैसे करिएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप चूना का पानी ले लीजिए। चूना का पानी को मुंह से लगा कस के फूंक दीजिए। कस के फूंकिएगा ना तो दूधिया कलर का हो जाएगा। तो दूधिया कलर का होना चूना का पानी को ये सूचक होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब देखिए, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन तो आप जानिए रहे किसके द्वारा होता है? सांस किसके द्वारा लेता है? पौधा श्वास कैसे लेता है? अस्टोमाटा के द्वारा। अस्टोमाटा के द्वारा ना, या बात रंध्र के द्वारा। दो चीज, बात रंध्र के द्वारा, अस्टोमाटा के द्वारा वह श्वसन लेता है। इतना करने के बाद में लेकिन जानते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसमें बहुत है कंफ्यूजन है। मनुष्य है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। बस
इतना बात के बाद में हम लोग आप लोग चलेंगे कीट पतंग की ओर। कीट पतंग कैसे सांस लेता है? तो आदमी तो लेता है फेफड़ा से, नाक से नहीं। नाक एक माध्यम है, लेता है क्या चीज है? फेफड़ा से। अगर कोई पूछे कि आदमी सांस किससे लेता है, तो नाक से लेता है, तो नाक बंद कर दिया, तो मुंह से लेना शुरू कर दिया, है ना। तो उसको बोलना है क्या चीजे? मनुष्य सांस लेता है फेफड़ा से। किसे? फेफड़ा से। तो कहेगा मछली को जिसे लेता है, तो मछली में गलफड़ा होता है, उसको गिल कहते हैं, तो गिल से सांस, गिल से सांस कैसे लेगा? तो जल में जो ऑक्सीजन घुलित है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन को वो ऑब्जर्व करता है मछली। गिल से मछली है जो गिल से, मछली है जो गिल यहाँ रहता है ना, गलफड़ा। तो गलफड़ा यहाँ पर रहा, गलफड़ा से सांस लेता है, ठीक ना। मछली किससे सांस लेता है? तो गलफड़ा से सांस लेता है, गिल से, है ना। यहाँ पर गिल से रहता है। घुलित कार्य जो किसकी? मछली है जो, मछली गिल से सांस लेता है। किससे लेता है? गिल से सांस लेता है, गिल से सांस लेता है। मछली किससे सांस लेता है? गिल से सांस लेता है, ठीक है। अब हो गया कि तिलचट्टा किससे लेता है? तो तिलचट्टा के उदर में ट्रेकिया होता है। क्या होता है? तिलचट्टा के उदर में ट्रेकिया होता है। अब वो ट्रेकिया से सांस लेता है। तो जितना भी कीट पतंग है किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। उसके उदर में पाया जाए, उसके उदर के ऊपरी भाग में, ऊपरी वाला सतह में ट्रेकिया पाया जाता है। ट्रेकिया से, है ना, सांस लेता है, ट्रेकिया से सांस लेता है। अब इसके बाद में टिड्डी, तिलचट्टा सब है ट्रेकिया से सांस लेता है। और मछली किससे सांस लेता है? गलफड़ा से, गिल से। घुलित कार्बनिक, घुलित और पानी में घुलित ऑक्सीजन को वह ऑब्जर्व करता है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस तरह बढ़ते बढ़ते मानव श्वसन तंत्र में आ गए। तो मानव श्वसन तंत्र में आ गए, तो मानव श्वसन तंत्र में पहले शुरू क्या हो गया? नाक से लेगा, सांस जाएगा, पहले नासिका छिद्र रहेगा, तो नासिका बेस में उसमें चैम्बर बनता है। नासिका बेस में घ्राण क्षेत्र होता है। घ्राण क्षेत्र में जो गंध होता है ना, घ्राण क्षेत्र में गंध, जिससे कि आप लोग गंध जो कहते हैं घ्राण क्षेत्र से आता है, और वो घ्राण क्षेत्र मस्तिष्क को पहुंचाता है, और मस्तिष्क जो ऑब्जर्व करता है कि कैसा सुगंध आ रहा है। अब घ्राण क्षेत्र के बाद में वह ट्रैकिया, सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ट्रैक्योल, है ना। ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाता है ना जी। ट्रैकिया के बाद में हो गया ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद में अल्वेओली। अल्वेओली डक्ट के बाद अल्वेओली होता है। उसका फिगर अगर बनाना होगा सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। पहले नासिका बेस, यहाँ से हुआ नासिका बेस में बनाया। क्या बनाया? नासिका बेस में। नासिका बेस में से मुड़ गया, है ना। अब यहाँ पर स्वर यंत्र आता है। स्वर यंत्र मिलेगा ना जी। स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहिए, जो कहिए, है ना। स्वर यंत्र मिला, फिर ट्रैकिया बना दिया। अब यहाँ पर सी आकार का कार्टिलेज से बना रहता है ना। ये जो बनता है श्वास नली, ये सी आकार के कार्टिलेज से बन रहा है। अगर एक बार टूट गया ना कांड, तो वो खत्म हो जाता है। फिर ब्रोंकी बनता है ना। ब्रोंकस में विभाज हो जाता है। किसमें मिलता है? ब्रोंकस में विभाज होगा। अब ब्रोंकस में विभाज होने पर ब्रोंकस होगा ब्रंकियोल में। किसमें? ब्रंकियोल में। अब ब्रंकियोल के बाद में होगा अल्वियोली डक्ट। अंत में आ गया अल्वियोली। अंत में क्या आ गया? अल्वियोली हो गया। पहले इसको ट्रैकिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकस। क्या? ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में ब्रोंकियोल। ब्रोंकस के बाद में ब्रोंकियोल। ब्रोंकस के बाद में क्या हो गया? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। ब्रोंकस के बाद में क्या आएगा? ब्रोंकियोल आएगा। यहाँ पर माने कि दूसरा लाइन में ब्रोंकियोल आएगा। पहले ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बाद में अल्वियोली डक्ट। क्या आ गया? अल्वियोली डक्ट। फेफड़ा में आइए तो अल्वियोली डक्ट हो गया। अल्वियोली डक्ट में अल्वियोली रहता है, वायु कोष्ठ जिसको बोलते हैं, वायु कोष्ठ इपिथेलियल है टिश्यू, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। अल्वियोली डक्ट में ऑक्सीजन का अर्धवान वायु कोष्ठ इसको बोलते हैं, या अल्वियोली बोलते हैं, है ना। अल्वियोली डक्ट से मिला रहता है। करीब करीब एक में 20 लाख से भी ज्यादा अल्वियोली डक्ट होते हैं। अगर उसको एक बार काट काट के 3 × 10⁸ 8 गो, 3 × 10⁸ 8 वायु कोष्ठ की संख्या अगर फैलाया जाए
उसको तो 400 से 800 माने आधा कट्ठा से पौन कट्ठा के बीच में उसको फैलाओगे ना तो सतह आएगा। इतना गो बाई पोस्ट को अगर फैलाया जाए तो लगभग में आधा कट्ठा से ज्यादा माने 300 से 800 वर्ग फीट बनेगा, है ना। और ऐसे उसकी संख्या 3 × 10⁸ के लगभग में होता है। देखिए अब पूरा जो फेफड़ा है, पूरा फेफड़ा का बनावट में लीजिए, पूरा फेफड़ा का बनावट लीजिए। किसका बनावट लीजिए? पूरा फेफड़ा का। तब पूरा फेफड़ा है, जो फेफड़ा में क्या केज रहता है? हड्डी केज, पिंजरा बनाता है। यस सर। उसको केज, है ना, रीब केज बनाता है। तो रीब केज जो बनाया, यहाँ पर रीब केज बनाता है ना जी, यहाँ पर हड्डी बनाता है, रीब केज बनाया, बहुत सारा हड्डी, रीब केज, 12 गो हड्डी इधर, 12 गो हड्डी इधर रहता है, 24 गो हड्डी, इसमें 2 गो रहता है फ्लोटिंग, रीढ़ है ना बीच में, 2 गो रहता है फ्लोटिंग हड्डी। तो ये हड्डिया के बीच में एक प्लूरल मेम्ब्रेन, कौन मेम्ब्रेन? प्लूरल। फेफड़ा है जो बचाव करता है, प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है, प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है, और पैराइटल प्लूरा रहता है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, जो और उसमें म्यूकस रहता है, हल्का चिपचिपा, ताकि घर्षण होता है ना सांस लेने में तो उसको रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। अब श्वसन की क्रिया में श्वास लेने की क्रिया को प्रश्वास, श्वास छोड़ने के लिए उच्छ्वास, और श्वास लेने या छोड़ने के श्वासो उच्छ्वास। समझ लो, श्वास ले रहा है इंस्पिरेशन इंग्लिश में, या प्रश्वास। सांस ले रहा है उसको प्रश्वास, सांस छोड़ रहा है उसको उच्छ्वास या एक्सपीरेशन, है ना। इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, और जब सांस लेना और छोड़ना उसको ब्रीदिंग कहते हैं, या श्वासो उच्छ्वास की क्रिया उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासो उच्छ्वास। श्वास लेना को प्रश्वास, इंस्पिरेशन, सांस छोड़ना को एक्सपीरेशन, बाहर निकलना, एक्स में बाहर, या उच्छ्वास, और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासो उच्छ्वास करते हैं। क्या कहते हैं? श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है प्रेशर पर निर्भर करता है। क्या चीज पर करता है? पार्शियल प्रेशर पर ये काम करता है, किधर का प्रेशर कम होगा, किधर का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मान ले कि वायु पोस्ट में, माने कि इसमें छाती में वायु दब कम गया तो क्या होगा? बाहर से हवा उसमें भरेगा, बाहर से हवा उसमें भरेगा। फिर प्रेशर ज्यादा हो गया अंदर से आकर के तो क्या होगा? वो बाहर निकलेगा। उसमें हमारा जो पेट का डायफ्राम जो होता है ना, वो मदद करता है। क्या करता है? वो मदद करता है। अब देखिए इसमें आता है अब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जा सकता है। एक हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन को ले जाएगा और कहाँ पहुंचाएगा? कोशिका तक पहुंचाएगा। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या कौन हीमोग्लोबिन? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन मिलेगा तो एक बार में क्या हीमोग्लोबिन ले जाएगा? 4 गो हीमोग्लोबिन, है ना, 4 गो ऑक्सीजन ले जाएगा। एक हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन ले जाएगा? 4 गो। अब कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना, कभी कभी देहात में पेपर में हर बार जाड़ा में आता है कि बोरसी लगा के सूता और चारों के चारों सूत के मर गया। तो इसमें क्या होता है कि जो उजला धुआं रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और वो बहुत ही सॉलिड हो जाता है, तब पूरा ठोस हो गया। क्या होगा? तुम्हारा खून जमते चल गया और खून जम करके क्या हो गया? वो पूरा सॉलिड हो गया और वो अंतिम में मरना है उसका कोई इलाज अंतिम में नहीं। उसका एक इलाज खुला में छोड़ दीजिए, तो खुला में छोड़ दीजिए तो अगर सांस उसका नली उली साफ है तो बच जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, बहुत देर तक ले लिया, घंटों 2 घंटा 4 घंटा, तो फिर उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ऐसे मोनो कार्बो है ना, मोनो कार्बन सीओ मिलकर बनाएगा तो सॉलिड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और हीमोग्लोबिन मिलकर करके बहुत ही सॉलिड बना देता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलेगा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना कर करके वो बाहर आता है, फिर फेफड़ा में आकर के फिर उसको
छोड़ दिया। क्या आ गया? फेफड़ा में आकर के उसको छोड़ दिया। और इस तरह तुम्हारा ये भी चैप्टर है जो कि तुमको मदद मिलेगा।